नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंडिया जीके और राजस्थान जीके करवाया जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर, हमने द्वीपीय समूह की बात कर ली थी ना। द्वीपीय समूह की हमने बात शुरू की थी। तो द्वीपीय समूह के बारे में कुछ बताओ, याद है कुछ? हमने शुरू किया था, भारत को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, तो पहले हमने भारत की बात की थी, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 2 नंबर हमने, ये 1 नंबर हो गया। यहाँ बात की थी उत्तरी मैदानी भाग, इसकी भी हमने विस्तार से बात की है। और बाद में ये त्रिभुजाकार आकार में दक्षिणी पठारी प्रदेश, इसकी सबसे ज़्यादा हमने इसके बारे में अच्छी से बात की। ठीक है, और चौथा हमने बात की थी ये जो तटीय मैदानी प्रदेश है, ठीक है, कोस्टल एरिया। अब हमने बात शुरू की थी आपके भारत के द्वीपीय समूह के अंडमान निकोबार और आपके बात की लक्षद्वीप की। बाकी अंडमान निकोबार के बारे में हमने बात शुरू की थी कि ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, अराकनियोमा पर्वतों का ही ये भाग है। 572 द्वीपों का समूह है ये। ठीक है, ज्वालामुखी की बात की थी तो कौन सा ज्वालामुखी लिखाया था? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप। ठीक है, वो अंडमान के अंदर है, ये हमने बात की थी। और हमने बात आज हमें करनी है बात, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये बात भी हमने लिख ली थी। और जनजातियों के बारे में हमने बात की थी, अंडमानी, निकोबारी, ओंग, जरावा, सेंटिनलीज, इनकी बात की थी। तो आप लिखिए इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये आपके पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान के अंदर है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान के अंदर आपके पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इस प्रकार के 2 द्वीप है दोस्तों, इस प्रकार के। तो ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये तो इनको अलग करती है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली चैनल पूछ ले तो 10 डिग्री चैनल है, अक्षांश रेखा ही है ये। ठीक है, तो आपके ये अंडमान है, ये निकोबार है। तो यहाँ दक्षिणी अंडमान में यहाँ आपके क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, लिखो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, और कोई कहते हैं इसको पल्याण। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पूछ ले अंडमान निकोबार की तो ये है, और ये आपके उत्तरी अंडमान के अंदर है। ठीक है, ये जो सैंडल द्वीप है या पल्याण, ये आपके उत्तरी अंडमान के अंदर है। ठीक है, उत्तरी अंडमान के अंदर। राजधानी है वो तो आपके दक्षिणी अंडमान के अंदर है। निकोबार से कोई मेन क्वेश्चन पूछा जाए तो यही है निकोबार से कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। और पूछ ले भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आपके क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी सैंडल द्वीप उत्तरी अंडमान में है, और यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और ज्वालामुखी हमने बात कर ली, ज्वालामुखी यहाँ लगभग बीच वाले क्षेत्र के अंदर है। कौन सी है? बेरन द्वीप यहाँ पर है ये। ठीक है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में हमें इतनी बात करनी थी। ये बात आप ढंग से याद कर लेना सभी। यहाँ की जनजातियों की बात कर ली, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास में है। वो सब आपको कल विस्तार से बताया था, वनस्पतियाँ यहाँ पर। आज हमने यहाँ की राजधानी, सबसे ऊंची चोटी बात कर ली। तो अगला द्वीप आप लिखो, छोटा सा ही है, लक्षद्वीप। तो लिखना भी इसको थोड़ा छोटा ही है अपने, लक्षद्वीप। ये क्या है दोस्तों?
कोरल रीफ है, प्रवाल द्वीप है ये, प्रवाल द्वीप। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड। इतना ध्यान रखो, ये क्या है? प्रवाल द्वीप है। समुद्र के अंदर कुछ कीड़े मकोड़े प्रकार के कुछ जीव होते हैं, उनके मरने से जब वो जूजेनथिली नाम होता है, जूजेनथिली, ठीक है, तो वो कीड़े जब मर जाते हैं ना, तो उनकी डेड बॉडी एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़ती रहती है, और इस प्रकार से एक क्या है? द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ये भाई उन जूजेनथिली जो जीव थे ना, उनके डेड बॉडी से क्या है? इनका इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। छोटा सा कि अपने लक्षद्वीप, तो इतना ध्यान रखना आपके क्या है? प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति से बना है, भित्ति वो प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति व जूजेनथिली, ये दो जीव है, इनसे इनका निर्माण हुआ है। ये एक प्रवाल द्वीप है, इंग्लिश में पूछ ले तो कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप, ठीक है। अब इस लक्षद्वीप को भी दोस्तों क्या है कि जैसे अंडमान निकोबार विभाजित था ना, तो ये भी क्या है? थोड़ा ये लिख लेना आप, वीडियो को रोक कर लिख लें आप। और ये जो लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग, इसको भी क्या है? अपने अलग अलग भागों के अंदर इसको बताया गया है। तो आप इनके भाग लिख लीजिए, ठीक है। इनके भाग आप लिखिए। उत्तरी भाग है, उसको कहते हैं आपके अमीन द्वीप, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड भाग आता है वो है थर्ड भाग है तीन भागों में बांटा गया है। ये 36 द्वीप समूह का भाग है, लिख लेना। यह लक्षद्वीप है, यह 36 केंद्र शासित प्रदेश है ये आपके, ठीक है। 36 द्वीपों का समूह है ये। कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का। वो अपने अंडमान निकोबार कितने द्वीपों का समूह था दोस्तों? 572 द्वीपों का समूह था, ठीक है। तो अपने इसे 36 द्वीपों से 36 द्वीपों का समूह है आपके लक्षद्वीप। उत्तरी पूरा भाग पूछ ले आपको कि लक्षद्वीप का उत्तरी भाग क्या कहा जाता है, तो आपके अमीन द्वीप है, ठीक है। बीच वाला भाग है वो कन्नानौर, और इस बीच वाले भाग के अंदर राजधानी है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है आपके? कवारती। तो कवारती है ये कन्नानौर वाले क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। कहां वाले क्षेत्र के अंदर है? कन्नानौर। एक यहां थोड़ा दक्षिण में, एक दूसरा, ये लक्षद्वीप का भाग नहीं है, लेकिन मालद्वीप, मालद्वीप अपने बॉलीवुड के जितने भी हीरो हीरोइन है वो ज्यादातर घूमने इस मालद्वीप पर जाते हैं ना, इनका फेवरेट प्लेस है घूमने की। हाँ, तो ये वही मालद्वीप है, ठीक है। तो अपने मालद्वीप, तो इनके बीच में कुछ रेखाएं हैं, जैसे अंडमान निकोबार को अलग करने वाली रेखा 10 डिग्री थी, तो इनको भी ध्यान रख लेना। इनको अलग करने वाली एक तो आपकी ये आएगी, मिनिकॉय और मालद्वीप को अलग करती है 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर इनको अलग करेगी आपके 8 के आगे 9 नंबर चैनल है, 9 डिग्री चैनल। और इनको करेगी आपके 11, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। मिनिकॉय और मालद्वीप को 8 नंबर, कन्नानौर और मिनिकॉय को 9 नंबर, अमीन द्वीप और कन्नानौर को 11 नंबर। 10 नंबर वाली तो उनको कर देती है, 10 नंबर वाली यहाँ से निकलेगी, ठीक है, कन्नानौर से, और आपके अंडमान निकोबार को अलग करेगी, ठीक है। तो इतनी अपने लक्षद्वीप के बारे में बात करनी है। राजधानी कवारती है, वो कन्नानौर वाले क्षेत्र के अंदर है, इस बात का ध्यान रखना।
तो इतनी सी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की हमने बात की थी। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सर्वाधिक साक्षरता है इसकी। लक्ष्य इनका पढ़ाई का है, सबसे छोटा है आपके। तो अभी आज दोस्तों हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को शुरू किया था और भारत के सभी भौतिक प्रदेशों को, जिसके अंदर पहाड़ियाँ, उनकी झीलें, जितनी भी चीज़ें थी वो सभी सम्मिलित करके बात कर ली है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने बड़े अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करते हैं नदियाँ, जो ज्योग्राफी के अंदर बड़ा टॉपिक है नदियाँ। ठीक है, और ज़्यादातर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे तो नदियों के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। किस नदी पर कौन सा बांध है, ये नदी कहाँ से निकलती है, इसको इसमें क्या कहते हैं, बिहार का शो कौन सा है, बंगाल का शो कौन सा है, अपने अलग अलग जलप्रपात पूछ रहे, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। और इस प्रकार के क्वेश्चन इन नदियों के टॉपिक से बहुत आते हैं। ठीक है, तो नदियों का टॉपिक थोड़ा सा आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये टफ लगेगा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। और अगर क्लास आप एक एक दो दिन छोड़ कर देख रहे हो तो बाकी सभी टॉपिक के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको पहले ही बता दूं नदियों के टॉपिक के अंदर जो लिखाया जाए एक क्लास के अंदर उसको ढंग से रट लेना, ढंग से समझना, बाद में उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना भाई। ठीक है, कौन सा बांध कहाँ पर है अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों में बहती है, ये सभी रिवीजन का कमाल है। बार बार पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को आपको, तभी जाकर इस पर आप मास्टरी हासिल करोगे। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारी नदियाँ हो जाती है तो कौन सी कहाँ से निकलती है, किस राज्यों में बहती है, किस पर कौन सा बांध है, अगर हम ढंग से लगातार पढ़ाई करके एक एक दिन में जो हमें करवाया गया है अगर उसको याद नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको सब कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हम बड़े अच्छी तरीके से करेंगे। आपसे बस इतनी विनती है कि इस टॉपिक को आप लगातार पढ़ते रहना। दूसरे टॉपिक 2-3 रिवीजन मांगते हैं, ये भाई 5-6 रिवीजन मांगेगा आपसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लगातार जो आज कराए वो आज याद कर लोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, और जो आलसीपन करेंगे उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लिखिए भारत की नदियां, अपना टॉपिक क्या है, भारत की नदियां। मैप के थ्रू आप समझो, आपको शुरुआती बात मैप के थ्रू समझनी होगी। तो ये अपने भारत का नक्शा है, लगभग ऐसा ही है, मिलता जुलता। तो ध्यान रखो दोस्तों, भारत के अंदर 3 नदी तंत्र है। भारत के अंदर नदियों को अगर विभाजित किया जाए तो नदी तंत्र के रूप में हम विभाजित करेंगे। नदी तंत्र के रूप में अपन विभाजित करें तो अपना पहला है जो नदियां आपके कहाँ पड़ती है, अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लिख लेना ये। ठीक है, और सेकंड नंबर आप बताओ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और एक होगा अंतः प्रवाहित नदियाँ, अंतः प्रवाहित नदियाँ। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो। नदी तंत्र आपके 3 नदी तंत्रों को हम पढ़ेंगे। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाहित नदियाँ। ठीक है, तो आप इसकी बात करें, ये बात लिखो और आप अभी समझो क्या है अरब सागर, क्या है आपके बंगाल की खाड़ी। तो ये तो आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, एंड ये आपके अरब सागर, अरब सागर। तो दोस्तों जो नदी आपके अरब सागर में गिरती है, मान लो एक उदाहरण ले, यहाँ बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो आपके एमपी की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए गुजरात के भरूच नामक स्थान में खंबात की खाड़ी में गिरकर आपके कौन सी आती है, नर्मदा नदी। ये खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है, ये आकर जो अरब सागर में गिर गई। ठीक है, तो अरब सागर में और भी बहुत सी नदियाँ गिरने वाली है। जो नदियाँ आप समझो भाई, जो नदियाँ
सिंपल सी लैंग्वेज क्या है, जो नदियाँ अगर अरब सागर में गिरती है वो नदियाँ तो आपके क्या हो जाएगी, अरब सागर नदी तंत्र की नदियाँ होगी। और जो जैसे बंगाल की खाड़ी से आपके गंगा नदियाँ निकलती, गंगा आई, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आएगी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ से बहुत सी जो नदियाँ गिरेगी उन सब नदियों को, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ उसको बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कहेंगे। और जो कुछ नदियाँ है जो निकलती है ना तो दूसरी नदी से मिलती है ना, बीच में चलती चलती क्या है वो विलीन हो जाती है, कुछ किलोमीटर तक चलेगी और आगे जाकर किसी नदी से मिलेगी नहीं, नदियों से मिल जाएगी तो वो क्या है नदी तंत्र बन जाएगा। जैसे जब हम गंगा नदी पढ़ेंगे या सिंधु नदी पढ़ेंगे, कोई भी नदी बड़ी नदी पढ़ेंगे तो उनकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। मान लो ये मेन बड़ी नदी तो ये है, ठीक है, लेकिन कुछ नदियाँ यहाँ से निकलेगी वो आकर यहाँ मिल जाएगी, कुछ एक नदी यहाँ से निकलेगी वो इससे यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो वो क्या है, बाद में आपको पूछे कि ये नदी भाई किस सागर में गिरती है, तो ये भी इसकी हो गई सहायक, तो ये भी आपके जिस अरब में हो चाहे बंगाल की खाड़ी में गिनी जाएगी। लेकिन कुछ नदियाँ क्या है जो कोई नदी से मिलती भी नहीं है और चलते चलते ही विलीन हो जाती है, ठीक है, जो राजस्थान में बहुत पाई जाती है, जैसे अपने घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर नदी हुई, आपके कांतली नदी हुई, पढ़ेंगे आगे जाकर, तो वो क्या है चलती चलती खत्म हो जाती है, ना किसी नदी से मिलती है और ना ही कोई सागर में गिरती है, तो उन्हें अंत प्रवाहित नदी कहते हैं, जो जमीन के आपके अंतर अंदर ही चलती रहती है, ना किसी सागर से मिलती है ना ही कोई बड़ी नदी में जाकर गिरती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कौन कौन सी है। तो पहला हम लिखते हैं सिंधु नदी तंत्र, लिखो आप सिंधु नदी करेंगे, पहले हम सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र लिखिए आप, इस नदी तंत्र में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। इस नदी तंत्र में हम उन सभी नदियों की बात करेंगे, एक तो सिंधु है और सिंधु के साथ कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, उन सभी नदियां इस नदी तंत्र के अंदर सम्मिलित है, ठीक है, तो उन सभी की हम बात करेंगे। और सिंधु नदी तंत्र मुख्यतः कौन से राज्यों के अंदर है दोस्तों, ये एक तो आपके सिंधु नदी ऊपर पे जम्मू कश्मीर, अभी लद्दाख हो गया, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन आपके राज्यों के अंदर ज़्यादातर इन नदियों का बहाव है, इसकी सहायक नदियों को सम्मिलित। और सिंधु नदी तंत्र के अंदर बात की जाए तो सिंधु नदी तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र है ना, सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 11.65 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर भारत में बात की जाए, सिंधु नदी तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र भारत में, अपने देश में, क्योंकि आगे पाकिस्तान में भी जाएगी, तो अपने 3.21 किलोमीटर इसका है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र जहाँ से इसे जल मिलता है, जल ग्रहण मतलब समझ गए, जहाँ से इस नदी को जल मिलता है, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। तो ये अपने सिंधु नदी की थोड़ी बेसिक बात हो गई कि इस नदियों में इसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित होगी, इन राज्यों के अंदर ये बहती है और सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र ये है, ठीक है। अभी आप बात करते हैं ये सिंधु नदी आखिर कहाँ से निकलती है और किस रास्ते पर बहती है। आपके सिंधु नदी की कुल लंबाई तो आपके 2880 है। सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है दोस्तों, 2880। आपको सिंधु नदी की कुल लंबाई वो आपको देखने को मिलेगी। 2880 सिंधु नदी की कुल लंबाई है, ये बात आप लिख लेना, कुल लंबाई। ये सिंधु नदी है ना जो दोस्तों, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए ताकि आपको एक चित्र बन जाएगा दिमाग के अंदर, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ पे कैलाश पर्वतीय क्षेत्र की बात की थी हमने तिब्बत के अंदर, ठीक है। जब लद्दाख का पठार किया था तो हमने बात की थी लद्दाख के पठार को तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत कहते हैं। तो कैलाश पर्वत तिब्बत से ये नदी निकलती है, यहाँ एक
हिमनद है। हिमनद हम पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। बर्फ का बड़ा पहाड़ हिमनद, बोखरचू है ये, ठीक है ना। बोखरचू हिमनद है। यहाँ से, यहाँ बोखरचू हिमनद से ये निकलती है नदी, और यहाँ अपने दमचोक, लद्दाख में दमचोक है, दमचोक, यहाँ लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में कौन से स्थान पर पूछ ले तो दमचोक। यहाँ से बहती होगी, ऊपर चलती जाएगी ये इस प्रकार से, और यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। तो पाकिस्तान में अटक का मैदान आएगा, अटक का मैदान। ये पाकिस्तान में अटक के मैदानों के अंदर प्रवेश करेगी, और इस प्रकार का पाकिस्तान में बहते हुए बहते हुए बहते हुए इस प्रकार चलेगी। यहाँ आपके गुजरात आएगा, हमने बात की थी गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में हमने मैदान लिखे थे ना आपके, पहला मैदान कच्छ का मैदान, जो सिंधु नदी के अवसादों से बना था। तो देखो यहाँ पास में सिंधु नदी बहेगी, और यहाँ पर कराची आएगा, कराची, कराची, कराची में कराची बंदरगाह बनाया है, बंदरगाह कराची में अपने कराची बंदरगाह बनाया है। यहाँ इसके पास में आकर आपके यहाँ पर अरब सागर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रूट है, ये आप अपने सिंधु नदी के साइड में बना लीजिए। इस प्रकार से बनाओगे तो आपके चित्र याद हो जाएगा, और आप देखना थोड़े दिनों बाद जब आप इसको याद करोगे तो आपको लाइनें पढ़ने से पहले ही आपको ये चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा हाँ भाई सिंधु नदी का चित्र तो बोखरचू से निकलती थी, दमचौक में प्रवेश करती थी, अटक के मैदानों में पाकिस्तान में जाती थी, बाद में कराची बंदरगाह होते हुए अरब सागर में गिर जाती थी। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तिब्बत से निकलती है ना ये, तो तिब्बत के अंदर भाई इनको, इस नदी को क्या कहते हैं, तिब्बत के अंदर इस नदी को कहते हैं शेरमुख, शेरमुख। अपने भारत के अंदर इसे सिंधु नदी कहते हैं, लेकिन तिब्बत वाले इसको कहते हैं शेरमुख, और सिंगी खबान भी इसको कहते हैं, सिंगी खबान। तो पहले तो आप है ना ये चित्र बना लेना, साइड में छोटा सा अपने पेज है, इस प्रकार पेज है आपके कॉपी का। तो यहाँ पे हेडिंग डालना सिंधु नदी, और यहाँ ऊपर थोड़ी सी जगह के अंदर यहाँ ये छोटा सा अपने अक्षरों के अंदर बना लेना ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हर नदी का हम इस प्रकार चित्र बनाएंगे, ताकि इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा टॉपिक। ये चित्रों के माध्यम से आपको पता है आसानी से याद होता है। तो सिंधु नदी तंत्र आप लिखिए, नदी तंत्र यहाँ हटा लीजिए, अभी हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं पर्सनल, ठीक है। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखरचू हिमनद से निकलती है, बोखरचू हिमनद से निकलती है आपके, बोखरचू हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसे आपको पूछ ले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो यह है तो तिब्बत के, तिब्बत है। तिब्बत में पूछ ले तो कैलाश पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। और कौन से पर्वत से निकलती है, मेन कैलाश पर्वतीय क्षेत्र के अंदर तो बहुत से पर्वत है, तो मेन पर्वत ये है बोखरचू, इससे यहाँ से निकलती है। तो हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसे शिंगी खबान, तिब्बत में इसे सिंगी खबान या शेरमुख, शेरमुख, शेरमुख कहते हैं। तो इस सिंगी खबान का मतलब है ना ये शेरमुख है, ठीक है ना। ये तिब्बती भाषा के अंदर है सिंगी खबान, सिंगी से अपने रिलेट कर सकते हैं, सिंह, सिंह, सिंगी से क्या है सिंह, तो शेरमुख, खबान मतलब मुख, तो इसे तिब्बत में इसे सिंगी खबान शेरमुख कहते हैं। यह भारत में लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से
प्रवेश करती है। ठीक है, ये भारत में लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। अब आपको पता है आगे जाकर कौन से पाकिस्तान के कौन से मैदानों में प्रवेश करेगी, अटक के मैदानों के, मुझे पता है, आपको याद आ रहा है। और बाद में आगे नीचे जाते हुए कौन से बंदरगाह से अरब सागर मिल जाएगी, कराची बंदरगाह से। तो दोस्तों आपने अभी तक इसको याद भी नहीं किया है, लेकिन ये आपको याद हो गया क्योंकि आपने चित्र बनाया था। जैसे ही मैंने आपको पूछा पाकिस्तान में कौन से मैदानों में प्रवेश करेगी, तो आपकी मेमोरी के अंदर वो चित्र वहाँ जो मैंने बनाया था वो जरूर आया होगा। ठीक है, तो इसी कारण मैं आपको कहता हूँ ये चित्र आपके बहुत सहायता करेंगे, और पेपर के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सीधा सीधा आपके दिमाग की मेमोरी से निकल कर आंखों के सामने ये चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो सभी का चित्र जरूर बनाना आप। और इसे क्या है, लद्दाख की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लिख लेना सिंधु नदी को, सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो भाई लद्दाख से बहते हुए ये जम्मू कश्मीर, बाद में ये पाकिस्तान में कहाँ पर प्रवेश करती है, 2880 इसकी कुल लंबाई है, लिख लिया आपने। यह लद्दाख जम्मू कश्मीर बहते पाकिस्तान के, ये पाक लिख लेना, पाकिस्तान है, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर बहते पाकिस्तान के अटक के मैदानों में प्रवेश करती है। वह कराची बंदरगाह के निकट, कराची बंदरगाह के निकट अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो भाई मैदानों में सर्वप्रथम ये आपके पाकिस्तान के अटक के मैदानों में प्रवेश करती है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमने बात किया था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मैदानों में, अटक के मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये आपने लिख लिया। तो लद्दाख आपके अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछ रखा है दोस्तों कि तिब्बत के अंदर सिंधु नदी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। आपके लिखो अभी सहायक नदी, ये आपने दाएं हाथ की तरफ वाली लिख लें। ठीक है, दाएं हाथ हो। ठीक है, तो आप देखो ये अपने सिंधु नदी बनाई थी, अपने तंत्र बनाया था ना उसका, ये यहां से निकलकर इस प्रकार जा रही थी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के दाएं हाथ, ये मेरा कौन सा हाथ है, ये दायां हाथ है। तो इसके दाएं हाथ की नदी है ना, वो अपने ज्यादातर भारत में तो है नहीं, लेकिन इसकी लिखो, इसकी सहायक नदी है। तो दाएं हाथ की प्रमुख नदी क्या है, पहले कौन सी, काबुल, श्योक, काबुल, शोक, नुब्रा, हुंजा, गोमल, काबुल, शोक, गोमल, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नदी है, दाएं हाथ की नदी है, इसकी सहायक नदी है। तो इसको याद करने की ट्रिक आप लिख लो, सभी आपको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ें रटनी इतनी संभव नहीं होती है, रट भी ले, लेकिन थोड़े समय बाद अपन भूल जाएंगे, तो उसकी ट्रिक आपको जरूर लिखाई जाएगी।
जिससे बड़ी आसानी से क्या है, काबुल में शोक है। काबुल में क्या है, शोक है। शोक क्यों है कि गोमल 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 गोम गोमल गोमल मान लो आप भाई, ये गोमल नाम का कोई लड़का है या लड़की नाम से कोई गोमती नाम से लड़की समझ लो आप, किसी भी प्रकार से। तो काबुल में शोक है। गोमल गोमल नुब्रा, गोमल नुब्रा का हुंजा, गोमल नुब्रा का हुंजा घोड़ा है जो आपके क्या है, गिर गया। क्या हो गया, गिर गया। काबुल में शोक है, गोमल नुब्रा का हुंजा घोड़ा गिर गया। क्या, काबुल में शोक है, गोमल नुब्रा का हुंजा घोड़ा क्या है, गिर गया है आपके। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना। ठीक है, ये अपने दाएं हाथ की प्रमुख नदियां हो गई। अब आप लिखो इसके जो अपनी मेन, ये तो चलो नाम के लिए कोई ऑप्शन में आए तो अपने को याद आ जाए। जो हमें पढ़नी है, जो भारत में बहेगी बाएं हाथ, ये नीचे बाएं हाथ की हो जाएगी, तो अपने बाएं हाथ की नदियां लिखो भाई। मेन बाएं हाथ की नदियां, इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, नदियां, इसकी ट्रिक क्या है, व्यास जी, रांची, सजे। व्यास से व्यास नदी। ठीक है, व्यास जी, रा से रावी, ची से चिनाब, स से सतलज, झ से झेलम, ठीक है। तो व्यास जी रांची सजे, व्यास जी रांची सजे, व्यास जी रांची सजे। ठीक है, एक ये आपके भाई सिंधु नदी दासकर, पहाड़ी से आपके लिखाया था ना हमने जासकर श्रेणी, तो यहाँ पर जासकर एक नदी और है और एक द्रास। इन दो को आप ढंग से याद कर लेना, जासकर और आपके द्रास, ये बाएं हाथ की नदी है। ठीक है, तो इन दो को तो अपने को मेन लिखना नहीं है, ज्यादा इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, इनकी सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अपन टॉपिक लगा लो, अभी सिंधु नदी हमने कर ली है कंप्लीट, अभी है आपके झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, आप लगा लो ताकि अगले टॉपिक हमें याद रहे, झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कौन से इस पर बांध है, हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप जो भी नदी है उसके पास में उसके रूट है जो उसकी फोटो बनाते रहना, और आज जितना भी लिखा है उसको हमेशा पढ़ते रहो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो आप खुद देखो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहो। ठीक है, ताकि इससे ज्यादा लोग देखें और हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले और आपको और सहायता कर सके। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाते रहो आप, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर जहां हम पढ़ेंगे झेलम नदी।